दोस्तों स्वागत है आपके टीचर अकाउंटिंग स्कूल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी के अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं पेबल्स की कि एक छोटी कंपनीज के अंदर जो एक वेंडर से परचेज करने से लेके उसकी पेमेंट करने तक का क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या स्टेप एक छोटी कंपनी फॉलो करती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ी कंपनी उससे कैसे डिफरेंट है, उसमें कैसे सिक्योरिटी चेक्स ज़्यादा होते हैं। दोस्तों अगर छोटी कंपनी की बात करूं तो उसमें सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। कुछ कंपनी परचेज ऑर्डर भी नहीं बनता, बट जहाँ पे मैंडेटरी होता है किसी बड़ी कंपनी से आपको परचेज करना होता है तो वहाँ पे वो बड़ी कंपनी आपसे परचेज ऑर्डर कंपलसरी कर देती है। तो उस केस में क्या होता है, छोटी कंपनीज एक एक्सेल के अंदर परचेज ऑर्डर बना के उसको प्रिंट करके दे देती है, यानी कि वहाँ पे कुछ ईआरपी से उसका ईआरपी क्योंकि छोटी कंपनीज में होता नहीं है तो इसलिए क्या करते हैं एक्सेल में परचेज ऑर्डर बनाएंगे और उसको दे देंगे। उसके बाद जब परचेज इनवाइस आएगा तो परचेज इनवाइस आएगा तो उसकी सीधी क्या करेंगे, वोचर एंट्री करेंगे। तो इसका परचेज ऑर्डर से कोई लिंक नहीं होता। तो यहाँ पे जो परचेज वोचर की एंट्री करने वाला है तो वहाँ पे क्या रहता है कि उसको कुछ एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो क्वांटिटी अमाउंट ज़्यादा से भी बुक हो सकता है परचेज इनवाइस से, अगर वो मतलब उसे टाइपिकल एरर हो गया तो दोस्तों परचेज इनवाइस के बाद उसकी क्या पेमेंट एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे छोटी कंपनीज के अंदर क्या है, बजट वैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है, एमआरएन जैसा कोई चीज़ यहाँ पे होती नहीं है। नॉर्मली छोटी कंपनीज में ऐसे होता है। हो सकता है कुछ कंपनीज में होता हो कि कुछ छोटी कंपनीज होती हैं जिनका मैनेजमेंट यानी कि सिस्टम अच्छा होता है, वहाँ पे होता है। नॉर्मली छोटी कंपनीज में यही प्रोसीजर होता है कि परचेज ऑर्डर बनाना है तो सिर्फ एक्सेल में प्रिंट करके दे दो, वोचर परचेज इनवाइस आएगा, वोचर एंट्री करो और पेमेंट कर दो। पेमेंट भी चेक से करेंगे और उसकी हो सकता है उसकी पेमेंट की एंट्री भी बाद से करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि एमएनसी कंपनीज में परचेज का क्या प्रोसीजर रहता है। मतलब प्रोक्योर टू पे बोलते हैं इसको एमएनसीज कंपनी में। तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों एमएनसीज कंपनी में हर साल बजट बनता है, ठीक है, कि आपको किस डिपार्टमेंट को क्या बजट देना है, और सारे बजट आपके सिस्टम के अंदर मतलब ईआरपी के अंदर अपलोड होते हैं। तो दोस्तों छोटी कंपनी में बजट जैसी चीज़ तो कुछ होती नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब बजट बनता है, बजट के बाद वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट उसको अप्रूव करती है। और क्या होता है, जो परचेज डिपार्टमेंट है सिर्फ उतनी अमाउंट तक के ही परचेज ऑर्डर इशू कर सकता है। अगर उसको उस अमाउंट से ज़्यादा परचेज ऑर्डर इशू करना है तो उसको मैनेजमेंट से उसकी अप्रूवल लेनी होगी। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जैसे बजट अपलोड हो जाता है उसके बाद स्टोर्स या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है वो एक परचेज रिक्वेजिशन इशू करता है। तो दोस्तों देखा था ये छोटी कंपनी में पूरा प्रोसीजर नहीं होता है, बट एमएनसीज कंपनी में पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई परचेज डिपार्टमेंट से उसको परचेज ऑर्डर इशू कर देगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बजट अपलोड होगा, फिर परचेज रिक्वेजिशन जिसको रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, वो परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करेगा। और ये परचेज रिक्वेजिशन की जो क्वांटिटी होगी वो बजट से ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी बजट के अंदर डिफाइंड की गई है। दोस्तों परचेज रिक्वेजिशन के बाद उसका परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर बनाएगा। तो यहाँ पे भी एक परचेज डिपार्टमेंट को एक लिमिट दी जाती है कि परचेज रिक्वेजिशन से कितने दिन के अंदर आप परचेज ऑर्डर बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे एक चेक लगा होता है कि जितनी क्वांटिटी की परचेज रिक्वेजिशन है परचेज डिपार्टमेंट उतनी ही क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर बना सकता है, या उससे कम का बना सकता है पर उससे ज़्यादा का नहीं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी का परचेज ऑर्डर नहीं बना सकता है। तो उसके बाद दोस्तों परचेज ऑर्डर के बाद जीआरएन एमआरएन की जाते हैं, गुड रिसिप्ट नोट या मटेरियल रिसिप्ट नोट। हर एक कंपनी में उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं ईआरपी के हिसाब से। तो जैसे परचेज ऑर्डर के बाद मटेरियल आएगा तो उसकी सबसे पहले जीआरएन होगी, यानी कि स्टोर उसको चेक करेगा, क्वालिटी अप्रूव करेगा। तो उसके बाद फिर उसका परचेज इनवाइस बुक होगा ईआरपी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली कंपनीज में जीआरएन के टाइम पे ही आपकी कॉस्ट बुकिंग हो जाती है, और उसके साथ जो क्रेडिट होता है वो एक कंट्रोल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। और फिर जब उसकी परचेज इनवाइस बुक होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोल अकाउंट है उसको डेबिट करके फिर वेंडर को क्रेडिट किया जाता है। तो इस तरह से परचेज वोचर की एंट्री होती है। जैसे हम देखेंगे कि छोटी कंपनी में परचेज इनवाइस की क्या एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी डेबिट, जो भी इनपुट आपका जिस नाम से लेजर होगा, और टू वेंडर्स अकाउंट। बट एमएनसीज कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जब एमआरएन होगी तो कॉस्ट वहाँ पे तब बुक होगी, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, मटेरियल अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट्स डेबिट, टू जीआरआईआर अकाउंट, एक तरह से कंट्रोल अकाउंट होता है। और फिर जब अकाउंट डिपार्टमेंट इसकी
एंट्री करता है अकाउंटिंग के अंदर, तो क्या करता है जो जीआर आईआर कंट्रोल अकाउंट है उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा और टू वेंडर अकाउंट करके उसकी एंट्री को कंप्लीट करेगा। और दोस्तों जैसे ही परचेज इनवॉइस बुक हो जाती है तो फिर उसको पेमेंट के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों पेमेंट भी क्या होता है, छोटी कंपनीज में नॉर्मली आप चेक से पेमेंट कर देते हैं या फिर डायरेक्ट एनएफटी के द्वारा पेमेंट करवा देते हैं। बट दोस्तों एमएनसी कंपनीज के ईआरपी के अंदर डलवाया होता है, जिससे आप क्या करोगे, इनवॉइस पे क्लिक करोगे और उस लिंक क्लिक करने से आपकी इनवॉइस की क्या है, ऑटोमेटिक पेमेंट वोचर की एंट्री जनरेट हो जाती है और आपकी जो पेमेंट है वो अप्रूवल के लिए चली जाती है सीनियर अथॉरिटी के पास, जो भी आपका सीएफओ एसईओ होता है, और वो उसको अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट बैंक से निकल जाती है। तो उनको कुछ भी एनएफटी कराने की, अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी चेक अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट पूरा ईआरपी से प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों ये देखा था हमने पेबल्स का क्या दोनों में डिफरेंस होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिसीवेबल्स की। दोस्तों अब बात करते हैं रिसीवेबल्स की। दोस्तों रिसीवेबल्स के केस में जैसे कि क्या होता है, छोटी कंपनीज को जो अपना मटेरियल सेल करना होता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं और जैसे उसका पेमेंट आएगा तो उसके रिसिप्ट की एंट्री डाल देते हैं, सिंपल। बट एमएनसीज कंपनीज में ये कैसे लागू होता है दोस्तों, एमएनसीज कंपनी में एक सेल ऑर्डर बनता है, एक बीबीओ अपलोड होता है अगर आपका कंटिन्यू सप्लाईज है, अदरवाइज आपका एक सेल ऑर्डर बनेगा। उस सेल ऑर्डर को मैनेजमेंट अप्रूव करेगी, क्या हमें इस रेट पे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैनेजमेंट ने उसको अप्रूव किया तो उसके बाद उसकी सेल इनवॉइस क्रिएट होगी, यानी कि डायरेक्ट सेल इनवॉइस क्रिएट नहीं होगी ये, ठीक है। तो और सेल इनवॉइस जनरेट होने के बाद जैसे ही उसकी पेमेंट रिसीव हो गई तो रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों लास्ट सेक्शन होता है हमारा रिपोर्ट्स का। दोस्तों अब हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारी जीएसटी रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट या अदर एमआईएस रिपोर्ट्स बनाने होते हैं। तो हमें क्या होता है, छोटी कंपनी बहुत सारी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग रिपोर्टों से एक्सेल के अंदर उसको ले जाके फिर हमारी बहुत सारी हमें अपने हिसाब से रिपोर्ट को बनाना पड़ता है। पर दोस्तों एमएनसीज कंपनी के जो ईआरपीज होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिक वहाँ से निकल आती हैं, टीडीएस की रिटर्न निकल आती हैं, जो रिपोर्ट आपको चाहिए वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, ताकि उनको उस पर हर बार कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ओके दोस्तों, ये था आज का सेशन हमारा कि कैसे एक एमएनसीज कंपनी और छोटी कंपनी के अकाउंटिंग में कैसे डिफरेंस होता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।